आज एडिटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट 9th को डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या है ना कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या है कि जो पौधे हैं, शैवाल हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ पानी को ग्रहण करके ग्लूकोज में बदलते हैं और उस प्रक्रिया में क्या है कि ऑक्सीजन जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है। वायवीय श्वसन क्या है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ एटीपी का उपोत्पाद बनते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। प्रकाश श्वसन क्या है कि कुछ हरा पौधा जो कि तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। तो इस पूर्ण प्रक्रिया में जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सियोम्स है ना, ये तीनों कोशिकांग जो है ना, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ए नंबर गलत है। आरएच फैक्टर का मतलब क्या है कि आरएच जो है ना, रिसस मंकी के नाम पे आरएच फैक्टर रखा गया है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप का तो खोज कार्ल लेनिस्टीनर एंड वीनर ने किया था और उसने रिसस जो बंदर है उसकी लाल रुधिर कणिकाओं को भी उन्होंने ज्ञात किए थे। तो आरएच फैक्टर में क्या है कि जिसका आरएच फैक्टर में एंटीजन होते हैं उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, यहाँ निगेटिव लिखा है। और जिन मनुष्य की आरबीसी में आरएच एंटीजन अनुपस्थित होता है तो उसको निगेटिव कहा जाता है, यहाँ पॉजिटिव लिखा है, उल्टा लिखा है दोनों, इसलिए इसका आंसर ना तो 1 ना ही 2 होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ही उसका एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, किस रोग में इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पाता है। तो देखिए, इसमें है कि पेनक्रियाज जो होते हैं ना, अग्न्याशय, उसमें 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें है लेट, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो उसी पेनक्रिया से इंसुलिन का स्रवण होता है, जो कि शरीर में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शरीर में उपस्थित जो ग्लूकोज है, उसको क्या है नियंत्रित करती है। अगर अग्न्याशय में इंसुलिन का स्रवण ही कम हो तो उससे 2 टाइप के डिजीज होते हैं। पहला डायबिटीज 1 यानी टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है। और सेकेंड टाइप होते हैं कि सेकेंड जो टाइप डायबिटीज के हैं कि शरीर जो इंसुलिन बनाता है लेकिन कोशिकाओं से ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। तो ये दोनों स्थिति में डायबिटीज होने का चांसेस रहते हैं और यह इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में यानी कोरोजन में आवश्यक है। तो जो कोरोजन होते हैं उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर चाहिए। उसके बाद क्या है कि कोई भी लोह मटेरियल है उसकी रस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं कि इसमें कपड़े हैं और उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए, जटा या कोयर जो होते हैं, जटा या कोयर किसमें होते हैं, नारियल को छीलने पर आते हैं। तो इसका बी का ये आंसर है। ठीक है, बी का नारियल का पौधा होना चाहिए था। डाउन्स किसका है, तो डाउन्स जो होते हैं वो बत्तख और गीज के पंख होते हैं। और मोहायर जो कपड़ा आते हैं, वह मोहायर कपड़ा किससे आते हैं, तो अंगोरा जो बकरी है, यहाँ अंगोरा मुर्गी लिखा है, गलत लिखा है। तो जटा हो गया नारियल का पौधा, डाउन्स बत्तख या गीज के पंख, मोहायर अंगोरा बकरी, और लिनन जो है ना सन के पौधा से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। अब देखिए, बेंजीन क्या है, C6H6 होते हैं, वो एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ C6H7 लिखा है जो गलत है, C6H6 होना चाहिए। 8th नंबर में है कि यूरिया के कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है। ठीक है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद रवेदार ठोस पदार्थ है और अभी कृषि उत्पाद में इसका उपयोग होता है।
तो अभी हाल फिलहाल में ही केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने नैनो डीएपी यूरिया को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया है। और नैनो डीएपी नैनो यूरिया जो है इसका इस्तेमाल पर्यावरण को अनुकूल खपत करने और लागत को कम करने के दृष्टिकोण से भी इसका उत्पादन शुरू किया गया है। तो यहाँ NH2CO NH2 होना चाहिए था। अभी है कि 9th नंबर में इसमें कह रहा है कि रेत और नेफ्थलीन का मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हीट करेंगे तो रेत जो कि पूर्णतः सॉलिड है वह रह जाएंगे कंटेनर में, जबकि नेफ्थलीन एक सब्लिमेटेड मटेरियल है जो हीट होने पे डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सब्लिमेशन का वही प्रोसेस है कि दो या दो से ऐसे ठोस का मिश्रण जिसमें एक ठोस पदार्थ उधर पातित हो जाते हैं और दूसरा नहीं, जैसा कि रेत नहीं हुआ, जबकि नेफ्थलीन ठोस से गैस में कन्वर्ट हो गया। उधर पातल में कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखते हैं 10th नंबर में। तो 10th में क्या है कि कौन सा सही नहीं पूछा है। तो देखिए, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको ऑक्टेन संख्या से नापा जाता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से नापा जाता है। ठीक है, और अधिक जो ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल होंगे उसमें नॉकिंग की समस्या कम होगी। ठीक है, अब नॉकिंग क्या है कि नॉकिंग क्या होता है कि इंजन में जो कंप्रेसर होते हैं वहां पे फ्यूल आने से पहले ही वो क्या है ना, वो हिट या शोर करके वो जलने लगते हैं। तो इससे क्या है कि इंजन की जो क्षति होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऑक्टेन संख्या जितना अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी, उसमें नॉकिंग की समस्या कम होगी। यहाँ अधिक लिखा है। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड, बेंजीन, टोल्यूइन, ज़ाइलोन जैसे योजकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, A, C सही है और B गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उससे रिएक्शन करके एक कोगुलेशन मटेरियल बनाते हैं, जिससे ब्लड जम जाते हैं और मृत्यु होने का चांसेस बढ़ जाता है। कार्बन डाइमोनोक्साइड गैस रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर करती है। कमजोर इसलिए करती है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करके उसको जमा देते हैं, सॉलिड बना देते हैं, कोगुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो 11th का आंसर डी होगा। 12th में देखते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसको ब्रीथिंग एनालाइजर टेस्ट भी कहते हैं। और चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टो की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील ठोस बनाता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। 13 नंबर में देखते हैं। तो एल्युमिनियम का जैसा कि ऐसे जानते हैं कि बॉक्साइट है, कोरंडम, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, कायोलिन, ये सब किसका है, एल्युमिनियम का इसका है। अगर लोहा की बात करते हैं तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये सब हैं। ठीक है, कॉपर का क्यूपराइट है। अब देखते हैं 14th नंबर। तो मलेरिया का जो परजीवी है वह क्या है, प्लाज्मोडियम, और इसका वाहक कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर। पायरिया की बात करते हैं तो पायरिया क्या है, एंटा अमीबा जिंजिबिलिस है। पेचिस में तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है, और सोने की बीमारी में ट्रिपनसोमा है। ये जो लिस्बोनिया डुडमानी लिखा है यह काला जर का वाहक है परजीवी, और वो बालू मक्खी से होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु का रक्त लाल नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं कि जो झींगा है ना, ये क्या है, ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा जितना भी कीट पतंग आते हैं ना, ऑर्थोपोडा समूह में आते हैं। तो झींगा ऐसा ऑर्थोपोडा है जिसके शरीर में होमोसाइनिन नामक रंजक होता है, जो कॉपर से रिएक्शन करके वह नीला रंग देता है, इसलिए झींगा का ब्लड का रंग नीला होता है। जबकि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, कबूतर है, कुत्ते हैं,
कुछ कुछ जानवर हैं उसके शरीर में हेमोग्लोबिन होते हैं और वह सेंट्रल एटम हेमोग्लोबिन जो आयरन आधारित होता है उससे रिएक्शन करके खून का रंग लाल देते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो श्वास नली, ट्रेकिया और लैरिंक्स के नीचे होते हैं, ठीक है। और ये थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं वह स्रवण होते हैं। इसमें क्या है कि कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, शरीर की वृद्धि, हड्डी बाल इत्यादि के विकास के अनिवार्य कार्य होते हैं थायराइड ग्रंथि के। निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? अब अस्थियां की बात करते हैं तो कर्ण में क्या होते हैं? टू होते हैं, यानी मेलियस टू, इनकस टू, स्टेपस टू। तो मेलिस, इनकस, स्टेपस कर्ण की अस्थि है, जबकि कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब फ्लेंजिस, ये सब क्या है? हथेली की हड्डी हैं, ठीक है। कार्पल्स कलाई के हैं और मेटाकार्पल्स हथेली के और फ्लेंजिस उंगलियों की हड्डी हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति, विकास, किसी संभावित जो जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो गैर आयनीकरण प्रकृति की होती है। यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है कि गैर आयनाइड, नॉन आयनाइजेशन प्रकृति का होना चाहिए, वरना अगर आयनाइजेशन प्रकृति का अगर कोई भी रे का इस्तेमाल किया गया तो वह क्या है कि बच्चों जो गर्भावस्था में, भ्रूण अवस्था में है, वह असुरक्षित हो जाएंगे और उनको मरने का चांसेस हो जाएगा। इसलिए गैर आयोनाइजेशन जो प्रकृति के रे है ना, वह अल्ट्रासोनोग्राफी होते हैं, जबकि एक्सरे और अल्ट्रावायलेट इमेजिंग यह क्या है? यह आयनीकृत होते हैं और इसका परहेज किया जाता है इसका इस्तेमाल करने से, खास करके गर्भावस्था के दौरान। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें क्या होते हैं कि एक हाई फ्रीक्वेंसी का जो प्राध्वनिक तरंगे का उपयोग करते हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान उसकी स्थिति पता लगाने के लिए यूज होते हैं। 19 नंबर में देखते हैं कि यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टी से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर बीच वाली पट्टी को ढक देंगे तो क्या होगा? उससे एक्चुअली जो उत्तल लेंस है वह क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। सारे जो रे है ना एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर बीच में पट्टी को रंग दिया गया तो क्या होंगे? प्रकाश की जो मात्रा आ रही थी वो घट जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा? ब्राइटनेस कम होगी, बट जो इमेज है उसकी आकार, स्थिति और प्रकृति वही रहेगी। मानव शरीर की तापीय विनिमय प्रणाली में वेपराइजेशन की भूमिका क्या है? वाष्पीकरण का। तो उसमें क्या है कि जो स्वीट्स होते हैं ना, इसमें जो पसीने होते हैं उसको त्वचा की सतह से ऊष्मा को सोख करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। हाइड्रोजन बम, जैसा कि जानते हैं कि हाइड्रोजन बम का कार्य क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी नाभिकीय संलयन, जिसमें दो हल्के नाभिक जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं और इसमें ऊष्मा का बहुत सारा उत्सर्जन होता है। और यही सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही सूर्य इतने सालों से रोशनी और इतने सालों से ऊर्जा देती आ रही है। जबकि जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर में क्या है कि दो समानांतर प्रतिरोध का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वह R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो जिसमें कि R इक्विवेलेंट 1.5 है और R1 मान ली 3 है, तो 3 इंटू R2 बाय 3 प्लस R2, उससे R2 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 किलो ओम आएगा। इसमें 23 में देखते हैं, देखिए माइपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूर दृष्टि दोष, वह उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुक्तम में जो है बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सही मिलान किया गया है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, तो बाइफोकल लेंस उसमें यूज होते हैं, ठीक है। ए प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर यहाँ रहता किलोमीटर तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है यहाँ, ठीक है। और प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है।
ठीक है ना। और सबसे बड़ी इकाई अगर कहें तो पार्सेक जो है ना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 25 में क्या है कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के समानुपाती होते हैं, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 1/f इक्वल पावर। उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है। यहाँ उल्टा लिखा है इसलिए गलत है, तो 25 का डी होगा। 26 क्या है कि धातु और चलक की विद्युत चलकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए कौन सा कथन सही है। देखिए जो मेटल्स होते हैं ना, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से धातु का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह बहुत ही कंपन करने लगता है, और कंपन करने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव कर रहे थे ना, वो आपस में टकराने लगती है। टकराने से उसकी ऊर्जा लॉस होती है और प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिससे उसकी चलकता घट जाती है। जबकि अर्धचालक में क्या है कि दो बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड से निकल के हीट प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इससे जो फ्री जो आवेश वाहक हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और चलकता में वृद्धि हो जाती है। 27 में क्या है कि हाल में ही नैनो और यूरिया, जैसा कि ऊपर अभी डिस्कस किए थे कि नैनो और यूरिया का इस्तेमाल आजकल पर्यावरण अनुकूल के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे लागत भी कम हो और किसान की आमदनी वृद्धि हो। तो नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है कि रासायनिक उर्वरक की जो खपत है उसकी कम करना, किसानों की लागत को कम करना, मृदा प्रदूषण को घटाना। ठीक है। 28 में देखिए क्या है, लिडार है। लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह एक सेंसर आधारित टेक्नोलॉजी है जिसमें लेजर किरण का इस्तेमाल करके दूरी मापने में किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सटीक मानचित्र सर्वेक्षण हो, भूस्थानिक डेटा संग्रहण हो, वन क्षेत्र का सर्वेक्षण हो, वार्ड का कोई मॉडलिंग हो, तो इसका इस्तेमाल लिडार उसके इस्तेमाल में उपयोग किया जाता है। अब देखिए 29 में क्या है कि नेट जीरो इमिशन जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ग्रीन हाउस को पूरी तरह से समाप्त ही कर देना, ऐसा नहीं है। नेट जीरो का मतलब है कि जितना हमने कार्बन को उत्सर्जित किया उतना कार्बन सिंक हो सके, इसका पद्धति को डेवलप करना। तो कार्बन सिंक कैसे होगा, या तो पेड़ पौधा की संख्या में वनारोपण वृद्धि किया जाए, सेकंड है या तो कार्बन फिल्ट्रेट को करके कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ही उसकी जो पार्टिसिपेशन जो रेट है, परसेंटेज है एनर्जी कंजप्शन में, ऊर्जा सुरक्षा में, उसका अगर वृद्धि कर दें तो जीवाश्म से क्या होगा, जो गैसेस का उत्सर्जन होता है ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मतलब बहुत ही प्रगति किए हैं, और अभी 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी में लक्ष्य था कि 50% हम जो गैर जीवाश्म ईंधन से हम ऊर्जा का सुरक्षा करेंगे, तो 50.8% अभी 2025 में ही रिपोर्ट आया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, और जीवाश्म ईंधन का जो निर्भरता है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे हमारा जो लक्ष्य है 2070 तक पहुंचने में उससे पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन गैस की बराबरी को हटाने से। 30 में क्या है, इसको थोड़ा जूम करता हूं। 30 में क्या है कि भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। तो भारत का गगनयान मिशन का उद्देश्य है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाना, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 31 क्या है ना, मैथ है। इसमें क्या है, ABC 8:4:3 के अनुपात में बांटा गया है, और A अपने हिस्से को D और E के बीच में 9:7 में बांटा गया है। ठीक है। तो ABCDE अनुपात लिख लीजिए, जिसमें 8:4:3 है, और इसमें लिखेंगे कि A अपने हिस्से को D और E में 9:7 में बांटा गया है। इसका मतलब था कि A के पास 9:7:16 अनुपात में वैल्यू होगा, जिसमें D को 9 दिया है और E को 7 दिया है। तो A के पावर 9:7:16 अनुपात आया। तो जबकि पहले A को कहा गया है 8 है, तो 8 दूनी 16 यानी 2 यूनिट आया। ठीक है। यानी A के पास 16 होगा, B के पास 8 होगा और C के पास 6 होगा। ठीक है। D के पास तो 9 है ही,
और ई के पास 7 है, उस तरह से इसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। अभी देखिए 32 में कैसे बनाएंगे, तो 32 में बी है, बी यानी अल्फाबेटिक में 2 नंबर पे है और इसका अपोजिट किया है वाई यानी 25 किया है, तो 25 + 2 27 हुआ। उसी तरह से r + i करेंगे तो 27 होगा, जहाँ की r 18 है और i 9 है। तो उसी प्रकार से क्रीम का अगर जोड़ा बनाएंगे तो C नंबर आएगा। देखिए 33 में क्या है कि वेन डायग्राम से समझिए कि एक अगर मान लीजिए सर्कल हुआ और दूसरा सर्कल ये हुआ जो दोनों का कॉमन है बीच में, तो बीच में क्या है 73% है जो दोनों पास हुए हैं। अंग्रेजी में कह रहा है कि 80% पास हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला गोला में जो वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें इंग्लिश लिखिए, दूसरा जो क्रॉस ओवर करके मैथ लिखिए, और दोनों के बीच का जो कॉमन है 73 है और इधर है अंग्रेजी में 80 है, तो 73 यानी 7 बचा इधर, और इधर जो है ना 12 बचा है, तो 12 7 और 73 को ऐड करेंगे तो 92 आएगा। तो 8% जो है ना बाकी क्या है वो फेल हो गए थे। 34 में देखते हैं कि कुछ मोर गुरैया हैं, तो अगर इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे, कुछ मोर उसमें क्रॉस करके गुरैया है और फिर गुरैया में ही क्रॉस करके बनाएंगे कौवा, तो कुछ कौवा मोर है और कुछ गुरैया मोर है, दोनों से इसमें कह रहा है कुछ कौवा मोर है, मोर नहीं है, कुछ कौवा गुरैया हो सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट 2 है। 5 6 7 8 9 से कितने 3 अंकों वाली विषम संख्याएं बना सकती है, तो विषम संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि जो इकाई अंक है वहां पे ऑड नंबर होना चाहिए, तो 5 7 9 रख दीजिए इकाई अंक पे, तो इकाई अंक पे 3 अंक रख दिए 5 7 9। बाकी सेकंड प्लेस पे जो है कह रहा है कि इसमें दोहराई भी जा सकते हैं, तो सेकंड प्लेस पे 5 रख दीजिए, तो 5 रख दिए सेकंड प्लेस पे, फिर थर्ड प्लेस पे भी 5 डिजिट आ जाएगा। तो 5 डिजिट को चेंज करने का नियम क्या है, गुना 5, सेकंड पे गुने 5, और 3 डिजिट जो 5 7 9 है उसको चेंज करने का कभी 5 रखिए, कभी 7, कभी 9, तो 3 तरीके से, तो 5 गुने 5 गुने 3 यानी 25 या 75 हो जाएंगे। 36 तो इजी क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं। 37 क्या है, तो 37 मैथ है, ये भी इजी है, 40 डेज आएगा। अब देखिए 38 है ना, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक माह वर्ष, यानी इसको लिखिए 0304 और 2005 को 05 लिखे, क्योंकि YY लिखा है सिर्फ 05, तो 03 04 05 लिखेंगे तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस का वो क्या कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है। ठीक है, 6 अगस्त 2010 को क्या लिखेंगे, तो 06 08 010, ये 10 लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर के बराबर हो गया। उसी तरह से कह रहा है कि किस वर्ष की भारतीय स्वतंत्रता दिवस में यही गुण विद्यमान है, तो इसमें अगर देखते हैं कि अगर 15 अगस्त 2017 को लेते हैं तो 15 08 और 17 लिखते हैं, तो 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये 38। अभी देखिए 39 में क्या कह रहा है ना, 39 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें फ्लेवरिंग में प्रत्येक स्वर को प्रत्येक अगले व्यंजन से बदल दिया जाता है, तो प्रत्येक स्वर क्या है, पहले स्वर को निकालिए बाहर, ए ओ यू और आई। अब इस स्वर को अल्फाबेट में देखिए कि ए के बाद क्या आता है, बी, तो ए की जगह बी हो जाएगा, ओ की जगह क्या होगा, ओ की जगह हो जाएगा पी, यू के बाद भी आता है और फिर आई के बाद जे, तो ये जो ओ यू ए ओ यू और आई जो बाहर निकाले थे उसको लिख सकते हैं ना बी पी भी जे। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले व्यंजन से बदल दिया जाता है, तो बचा क्या था उसमें, तो बचा था एफ एल भी आर एन जी, तो एफ को पिछला व्यंजन क्या होगा, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ई एफ, तो ई आता है एफ के पहले, तो चूंकि स्वर है उससे नहीं बदलेंगे हम, व्यंजन से बदलना है, तो डी हो जाएगा, तो एफ के जगह डी लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से एल के जगह के लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे ना
अब बनाने के बाद फिर से जहां से स्वर 1 निकाल करके चेंज करके रखे थे फिर उसको अटैच करेंगे तो लास्ट में बन के आएगा डी के बी टी पी भी क्यू जे एम एफ। उसमें पी जो है ना बाएं से 5वां नंबर पे है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कल यस्टरडे के बाद पहला दिन सोमवार है, यानी कल के बाद आज सोमवार है, तो आज के 3 दिन के पश्चात यानी चौथा दिन कौन सा होगा? तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन हो गया और उसके अगला बार तो मंगल हो जाएगा। देखिए 41 नंबर में ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उसमें देखते हैं 3/35 यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि अगले जो 10 वर्ष में यानी 2035 तक स्वास्थ्य कर हेल्थ टैक्स के माध्यम से तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय पदार्थों की वास्तविक कीमत में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। और वृद्धि करके क्या करना है कि अगले 10 वर्ष में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को जुटाना है। ठीक है, ताकि जो नकारात्मक जो प्रभाव है स्वास्थ्य पर उसको कम किया जा सके। अभी देखते हैं 42 में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के लिए कार्यकाल के लिए यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य में चुना है। तो इसमें किसको चुना है? तो इसमें शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, पहला तो बहरीन है ही, के से कोलंबिया और के से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 3 हो गया। तो पहला बहरीन, के से कांगो, के से कोलंबिया, ठीक है, 3 हो गया। और चौथा 5वां एल से लाइबेरिया, एल से लातविया। तो बहरीन, के से कोलंबिया, के से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, एल से लाइबेरिया, एल से लातविया। तो ये पांचों को यूनेस्को के 5 गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि 10 गैर अस्थायी होते हैं। भारत सरकार ने किस देश से K9 हवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो साउथ कोरिया से किया है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 44 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44 है। तो इसमें देखिए क्या है, फोर्टी में क्या है ना, अभी देखते हैं कि पहले 15th A क्या है, फिर 15th B क्या है, इसको पहले देखते हैं। तो प्रोजेक्ट 15th A जो है ना, वह उसको कोलकाता क्लास भी कहा जाता है, और यह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, विध्वंसक जहाजों का वर्ग है, और इसमें 3 जहाज शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट 15th B में 4 विध्वंसक जहाज को शामिल किया गया है। तो 15th A में क्या है, 3 जहाज, कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई। इन जहाजों का निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की मदद से किया जाएगा। ठीक है, जबकि जो प्रोजेक्ट 15th B है, इसमें 4 विध्वंसक जो युद्धपोत है उसको बनाया जाएगा, और यह विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक के रूप में जाना जाएगा। अब आते हैं 17th A और 17th B। इन दोनों के उन्नत संस्करण जब आगे बढ़ते हैं तो 17th A में 1 जुलाई 2025 को दूसरा जो स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, और यह जो मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई है उसकी मदद से बनाया गया। ठीक है, इसमें 75% लगभग स्वदेशी जो भी उपकरण है प्रणाली से लैस है। और 17th B की अगर बात करते हैं तो यह भारतीय नौसेना की अगली फ्रिगेट का एक वर्ग है, जो 17th A का भी उन्नत वर्जन है। ठीक है, तो 44 का B हो जाएगा। देखिए IM का मतलब होता है इंट्यूटिव मशीन 2 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो चंद्रमा के जो साउथ पोल है ना, ठीक है, साउथ पोल के माउंटेन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए जो आइस है, जो रेल मटेरियल्स है, दुर्लभ खनिज की खोज करना। तो यह जो है ना अमेरिका नासा द्वारा प्रारंभ किया गया है, ना कि SpaceX द्वारा। और इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के माउंटेन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खोज करना है। तो इसका आंसर B सही है। ठीक है, ये अभी कितना तक पढ़े थे?
हाँ, यहाँ तक पढ़ेंगे 46 से। तो 46 में क्या है कि भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किस अवसर पर शौर्य प्रदर्शन किया गया? तो 23 अप्रैल 2025 को 1857 के बिहार के जो महानायक हैं वीर कुंवर सिंह, उनके विजयोत्सव पर शौर्य दिवस का रूप में मनाया गया। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन, जो कि 5 वर्षीय मिशन है, और इसका उद्देश्य है कि कपास की उत्पादकता और उत्पादन में सतत सुधार किया जाए, और एक्स्ट्रा जो ELS है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली किस्म का उत्पादन को बढ़ाना है। अब इसको जो क्रियान्वित मंत्रालय कौन है? तो चूंकि वस्त्र से रिलेटेड है तो वस्त्र मंत्रालय होगा। ठीक है। और इसका नोडल एजेंसी की बात करें तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग इस मिशन का नोडल एजेंसी है। अब देखते हैं कि ये जो स्टेपल कॉटन के साइज हैं ये कैसे डिसाइड होते हैं। तो इसके स्टेपल का साइज अगर देखते हैं तो अगर वेरी शॉर्ट कॉटन की साइज कितना होगा? 21 मिलीमीटर से कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट में। ठीक है। फिर अगर शॉर्ट में आते हैं तो 22 से 25 मिलीमीटर, मीडियम की बात करते हैं तो 26 से 28 मिलीमीटर, लॉन्ग स्टेपल में ये जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है यह 29 से 34 मिलीमीटर के बीच में, जबकि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन क्या है? 34.925 मिलीमीटर से अधिक। ठीक है। तो इसका उत्पादन अभी हाल में ही कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में चल रहा है, और ये क्या है कि एक प्रीमियम किस्म है। 34 मिलीमीटर से जो ऊपर का जो कॉटन का साइज है वह प्रीमियम किस्म है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, चौथा है, और विदेशी मुद्रा भंडार के दृष्टिकोण से भी भारत चौथा सबसे बड़ा भंडार रखता है, जिसमें कि चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा स्थान भारत का ही विदेशी मुद्रा भंडार में। मेट्रो में तीसरा नेटवर्क है, सीमेंट उत्पादन में दूसरा है। ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह नरेंद्र कुमार यादव, और यह कौन है? GST के अतिरिक्त जो डायरेक्टर है ना वही नरेंद्र कुमार यादव हैं। MS धोनी तो डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, जो फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोन है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। SBI का भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। PV सिंधु की बात करते हैं तो पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, तंबाकू नियंत्रण है, तंबाकू नियंत्रण का जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर, ग्रीनडे बेटर न्यूट्रिशन का भी PV सिंधु ही है ब्रांड एम्बेसडर, और नीरज चोपड़ा ऑडी का है, यह भाला फेंक खिलाड़ी है। 97th ऑस्कर अवार्ड जो कि लॉस एंजल्स में आयोजित की गई थी, जिसमें देखते हैं कि अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ जो हीरो हैं यानी अभिनेता का दर्जा तो एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो माइकी मेडिसन को दिया गया है इसी फिल्म अनोरा के लिए। ठीक है। और सबसे जो डायरेक्टर है ना वह अनोरा का डायरेक्टर शॉन बेकरा को मिला है। भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो भारत का जो शॉर्ट फिल्म है अनुजा, उसको लघु फिल्म में नामांकित किया गया, और भारत सरकार ने भारत की ओर से लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजा गया था। अब देखते हैं 51 नंबर में, तो भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। तो भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वर्तमान में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत सरकार ने 2025 तक ही यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य रखा था, न कि 2030 है। ठीक है। इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पिछले 6 वर्षों में देश में 6 नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है, और इससे क्या है कि घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम तंत्र नेटवर्क के लिए, तो उसमें देखते हैं कि जो जॉन ए हॉपफील्ड है, जेफरी हिंटन, उसको AI के क्षेत्र में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में पहली महिला हांगकांग का जो है ना दक्षिणी कोरिया का, हांगकांग नाम है उनका, उनको मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला थी, ना कि दूसरी। चिकित्सा में देखते हैं
तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकबन दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। और इकोनॉमिस्ट क्षेत्र में जॉनसन रॉबिन्सन एस्मेग्लू यानी जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन और डेरन एस्मेग्लू तीनों को संस्था निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव को शोध के लिए मिला है। तो अगर देखते हैं तो अर्थशास्त्र में, चिकित्सा में और रसायन विज्ञान में तीनों क्षेत्र में सिर्फ यूएसए को ही मिला है। देखिए 53 क्या है, तो 53 में है कि यूएस ओपन 2024 का बात कर रहा है। इसमें जेनक सिनर ने जीता था और उपविजेता टेलर फ्रिट्ज रहे थे। ठीक है, यह अमेरिकन खिलाड़ी है। अगर यूएस ओपन में महिला अगर पूछता तो महिला में आर्यना सेबलेंका जो बेलारूस का उसने विजेता थे और उप विजेता जो है जेसिक पेगुला थे। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय का है, तो जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, सहकारिता मिनिस्ट्री जो अमित शाह के अंदर आता है, उन्होंने 6 जुलाई 2024 को इसको लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य यह था, इसको जो है ना एजिया 2 मिशन भी कहा जाता है योजना। इसमें किसान की खेती की उत्पादकता को बढ़ाना, उसमें लागत को कम करना और नैनो उर्वरक अगर खरीदेंगे तो उस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी देखिए 55 में क्या है, तो जो ईसी नेट है ना, यह ईसी नेट क्या है कि सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं वही उस पर दर्ज कर सकते हैं। सी विजिल क्या है कि जो अगर मान ली जाए कि आचार संहिता लागू है और उसमें किसी ने उल्लंघन किया तो उसका रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग किया गया था। सक्षम क्या है, सक्षम ऐप जो है ना, जो वृद्धजन हैं, जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं और 40% कोई विकलांग व्यक्ति है, उसके घर से मतदान करने की एक सुविधा उपलब्ध कराता है सक्षम ऐप, उसको सक्षम बनाता है। और सारथी 2.0 क्या है, यह सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका जो अभी अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे हैं, ठीक है, तो वह वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए सारथी 2.0 ऐप लाया गया था। द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, अभी देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक क्या रखेंगे कि कोई भी मान ली गलत न्यूज फैलाते हैं तो उसमें फैक्ट्स चेक करते हैं और पकड़े जाने पे क्या बोलते हैं वो सॉरी। तो द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स का अरुण सॉरी है। नामित गोखले क्या लिखे हैं, तो नमिता गोखले जो हैं लाइफ ऑन मार्स कलेडेड स्टोरीज, या नामित गोखले ने लिखी हैं। कुलभूषण क्या है, तो कुलभूषण हमारे एक हीरो के रूप में उभरे थे जब इन्फिल्ट्रेशन के तौर पे वो पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस, वो कुलभूषण कुमार ने लिखे हैं। ठीक है, और राजेश तलवार द महात्मा मैनिफेस्टो, राजेश तलवार ने लिखा है। अभी देखिए जो एमएसएमई क्षेत्र है ना, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो पहला क्या है, जो इस बार जो बजट पेश किया गया तो निर्मला सीतारमन ने विकास के 4 इंजन की बात की। पहला है कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। तो जो सेकंड जो विकास के इंजन है एमएसएमई, उसमें क्या किया ना, तो निर्मला सीतारमन ने उसका जो डेफिनेशन है एमएसएमई का उसमें कुछ संशोधन किए। उसमें उन्होंने बताया कि जो भी टर्नओवर है उसमें 2.5 गुना वृद्धि किया जाए और निवेश में 2 गुना वृद्धि किया जाए। तो पहले जो है ना सूक्ष्म लघु और मध्यम में ना 110 और 50 था, यानी 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, तो उसको 2.5 गुना टर्नओवर में करेंगे तो कितना होगा 2.5 करोड़। अगर लघु उद्यम में अगर टर्नओवर में 2.5 गुना करेंगे तो क्या होगा 10 का 2.5 गुना 25 करोड़, और मध्यम में क्या करेंगे 2.5 गुना तो 50 का 250 करोड़। लेकिन ये सिर्फ टर्नओवर में किया है, यहाँ निवेश में तो सिर्फ 2 गुना किया है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, बी नंबर। बिहार का पहला गोड सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा, तो बिहार का पहला गोड सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा और जिसका नामांकन गया जी कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो भी पशुपालक हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उच्च कोटि के सीमेंट मिलने से बकरी पालक को लगभग 25 से 30 बकरी पालक को लाभ मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए 59 में देखते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन है बीपीएससी के दृष्टिकोण से कि जो मिशन सेफ्रॉन है यानी मिशन केसर, उसमें किस राज्य में चलाया गया, तो 2010 से 11 में जो नेशनल सेफ्रॉन मिशन है
वह जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। और आगे जब देखते हैं तो मिशन सैफरन को और आगे बढ़ाने के लिए 2021 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में इसका विस्तार किया गया है। 60 नंबर में देखते हैं कि जो दिनेश खारा कौन है। तो दिनेश खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे। तो दिनेश खारा को जो इरडई है ना, इरडई मतलब भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, उसने 1938 जो बीमा अधिनियम था उसको समीक्षा के लिए गठित किया गया और कुछ सिफारिश देने के लिए, तो वह इरडई ने किया है, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, यहाँ आरबीआई लिखा है जो गलत है। दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 समिति का गठन किया गया था, तो 2 नंबर सही है। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, तो बिहार कृषि ऐप के लिए। और जो बिहार है उसने क्या किया कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग है, यह BSPCL के थ्रू बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इसको लीडरशिप अवार्ड मिला है और इस दोनों में स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया है बिहार को। 62 में देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में वायुसेना के अभ्यास का 2nd संस्करण उत्तर प्रदेश के बागपत में, तो टाइगर क्लब भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास किया गया और वह प्रथम संस्करण था। अगर टाइगर ट्रम्प की बात करते हैं तो यह 4th है, लेकिन यह बागपत में नहीं, यह कहाँ किया गया है, तो विशाखापत्तनम में किया गया था। युद्ध अभ्यास यह थल सेना के बीच में राजस्थान में किया गया और वज्र प्रहार जो है ना 15वां, यह अमेरिका में किया गया 62 नंबर में, ठीक है। 63 में देखते हैं कि ऑपरेशन सर्द हवा, यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए। बिहार पुलिस सप्ताह का विषय क्या था, तो साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड पुलिस अधिकारियों को जानकारी देना, साइबर अपराधों की जांच, साइबर कानून और सुरक्षा तकनीकी का प्रशिक्षण, इंटरनेट धोखाधड़ी, फिशिंग, पासवर्ड सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक जांच, ये सब के बीच में जानकारी उपलब्ध कराना। हाल में ही बिहार सरकार ने बिहार के किस जिले में, तो भागलपुर के पीरपैंती में 24 मेगावाट का विकास किया जाएगा, 2400 मेगावाट का, जिसमें 800 का 3 यूनिट लगाया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र तो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। हाल में ही पटना में आयोजित कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था, तो इसमें देखते हैं कि जो पटना में जो कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें क्या है कि भविष्य के लिए कुछ कार्यबल को तैयार करना और उसमें जो भी गैप है उसको कम करना, यह विपार्ड स्किल पार्क और बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा क्रियान्वित किया गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि सतत विकास के लिए जो MSME और स्टार्टअप को कुशल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 68 में देखते हैं कि महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ गलत का स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो सही देख लेते हैं कि महिला विश्व कबड्डी चैंपियनशिप जून 2025 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। और यह अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर राजगीर में आयोजित की गई थी। इसमें भारत सहित कुल कितना आए थे, तो भारत सहित कुल टोटल 14th कंट्री आए थे, 14, जिसमें भारत, पोलैंड, रोमानिया, केनिया, युगांडा, अर्जेंटीना, ईरान, चीनी ताइपे, नेपाल, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश थे। इसमें 10 देश गलत लिखा है। आयोजन स्थल कहाँ है, तो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। हाल में ही मोतिहारी में आयोजित शौर्य वेदनम, तो मोतिहारी में जो शौर्य वेदनम 2 दिवसीय मनाए गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि भारतीय सेना और उसके हथियारों का प्रदर्शन करना है, जिससे युवाओं के बीच में युवाओं को उनकी जानकारी मिले। और इसका उत्सव में क्या था, अपनी सेना को जानो अभियान के तहत किया गया था। उसमें कुछ रोमांचक गतिविधि दिखाई गई, जिसमें सुखोई लड़ाकू विमान का प्रदर्शन, T-90 टैंक, बोफर्स तोप की झलक, फ्लाई फास्ट ड्रोन शो, ठीक है, मोटरसाइकिल स्टंट, रोबोटिक खच्चर, ये सब बहुत सारा दिखाया गया, ताकि भारतीय जो बिहार के युवा हैं उसमें भारतीय सेना के प्रति प्रेरणा बढ़े। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीतरी स्तंभ शिलालेख, तो यह क्या है, हुनों का आक्रमण से मिलते हैं। हुनों का आक्रमण का उल्लेख उसमें लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख क्या है,
तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बनकरों का जो उल्लेख किया गया है, 512 में जो 710 ईस्वी में जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है उसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। और बोंगाज कोई जिसमें वैदिक देवता का उल्लेख है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख किया गया है। तो आज का 70 तक डिस्कस करेंगे, कल 72, 71 to 150 तक कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।